आज भी वो मंजर सोचकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। जब मैंने अपनी बहन को देखा, रोज ही शाम को वो छत पर जाती थी और कहती थी कि इसे छत पर जाकर कुछ सुकून के पल गुजारने हैं। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मैं भी उसके पीछे छत पर चली गई थी। मुझे तार से कपड़े उतारने थे, पर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। जब मेरी बहन वहां किसी लड़के से पैसे ले रही थी, उसने जल्दी से वह पैसे अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा ली। मैंने यह मंजर देख तो लिया था, लेकिन मेरा दिल काफी दुखी था। मेरी बहन मुझसे पैसे मांगती थी, लेकिन मैंने आज तक उसे इनकार नहीं किया था। ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि उसे किसी लड़के से पैसे मांगने पड़े। मैं जानती थी कि उस लड़के के साथ काफी देर से थी। शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरा नाम सलोनी है। मेरा ताल्लुक गरीब फैमिली से था। हम लोग हसनपुर के रहने वाले थे। हम लोग इतने अमीर न थे, इसलिए घर में गुर्बत की वजह से 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी। पर इज्जतदार घराने से ताल्लुक था, इसलिए मम्मी पापा सख्ती से मना करते थे कि खबरदार, जो हमने घर से बाहर कदम रखा। हम लोग जब भी घर से बाहर जाते थे तो माँ को बताकर जाते थे, और पापा के आने से पहले ही हम घर पर वापस आ जाते थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मैं काफी समझदार थी, लेकिन मेरी छोटी बहन इतनी ही बिगड़ गई थी। इसे पापा ने लाड से पाला था, लेकिन जैसे ही वो जवान हुई तो पापा कहते थे कि अब इस पर सख्ती जरूरी है। पापा की सख्ती के बावजूद भी मेरी बहनें जो करना था वह करके ही रहती थी। हमारे घर के हालात खराब होते जा रहे थे। पापा को फिक्र सताने लगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शादी कैसी होगी। जबकि मेरी बहन यह बात सुनती तो वो मजे से कह देती थी कि इसकी फिक्र करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इसने अपना इंतजाम कर लिया है। हम दोनों के पास मोबाइल फोन भी नहीं था। मैं यही सोचती थी कि न जाने कैसे मेरी बहन उस लड़के से मिली। मैं यह बात पापा और मम्मी से छुपा चुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में बिना वजह कोई फसाद बने। वरना अगर पापा को पता चल जाता इनकी छोटी बेटी क्या कुछ कर रही है, उसके साथ साथ मुझ पर भी पाबंदियां लगा दी थी। मुझे कंप्यूटर कोर्स का काफ़ी शौक था। मैंने माँ से कहा, मुझे कंप्यूटर कोर्स करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो मम्मी कहने लगी, अगर पापा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मैंने उनसे कहने लगी कि पापा के आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी। अब मैंने कंप्यूटर कोर्स करना शुरू कर दिया था। यह कोर्स जो करवाता था वह मुझसे 3-4 साल बड़ा था। मैं उससे दूर ही रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मुझे उसके पास सीखने के लिए जाना पड़ता था। इस तरह हम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मैं जानती थी कि हमारे बीच कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि आदित्य काफी अपर क्लास फैमिली से था और मैं काफी गरीब घराने की थी। जब वो एक दिन कहने लगा कि मेरा नाम किसने रखा है, मैं इसके सवाल पर काफी हैरान हुई। इसने मेरे नाम की काफी तारीफ की थी, लेकिन मैं इससे दूर ही रहने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर पापा को पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आदित्य पंजाब का रहने वाला था, लेकिन वह एक प्रोजेक्ट की वजह से आया हुआ था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। मेरा कोर्स खत्म हो गया था। अब आखिरी 2-3 दिन ही चल रहे थे। इसने भी वापस अपने शहर चले जाना था। मुझे रोज ऐसा लगता जैसे वो मुझसे कोई बात करना चाहता हो, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता था। एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसके मुंह से अपने लिए इजहारी मोहब्बत सुनकर मुझे काफी अजीब लगा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने उसे कहा कि यह सब मुमकिन नहीं है। जब वो कहने लगा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, मैंने उसे समझाया कि मेरी मम्मी पापा काफी सख्त हैं, इस तरह के रिश्तों पर यकीन नहीं करते। मैं तो पापा को बताकर भी नहीं आती। वह मुझे कहने लगा कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरी इज्जत पर आंच आ जाए और सब मेरे खिलाफ हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई थी, लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आएगा।
रिश्ते की बात सुनकर मेरा दिल खुश होने लगा। मेरा कोर्स खत्म हो गया था। अब मैं घर बैठकर हर रोज इस लड़के का इंतजार करती थी जो मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाला था। 1 महीना गुजर गया। मैं रोज ही इसी इंतजार में जीती रहती थी। 1 महीना ऐसे गुजरा था जैसे 1 साल हो। मेरा चेहरा काफी उदास रहने लगा था। मेरी छोटी बहन भी यही कहती थी कि यकीनन कोई बात है जो मैं उससे छुपा रही हूँ, लेकिन मैं उसे डांटकर चुप करवा देती थी। जब भी घर का दरवाजा बजता तो मैं काफी जल्दी उठकर दरवाजा खोलने जाती थी, जबकि पहले तो मम्मी हमारे मिन्नतें कर लेती थी कि जाकर देखें दरवाजे पर कौन आया है। हम दोनों में से कोई भी नहीं उठता था। पर अब मेरी इस हरकत ने मेरी बहन को भी काफी हैरान कर दिया था। आदित्य के इंतजार में 6 माह गुजर गए थे। मेरे दिल से आज तक वह निकला नहीं था। मैं दिन रात इसे ही सोचती रहती थी और खुद को कोसती थी कि क्यों मैंने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कहीं और तलाश करना शुरू कर दिया। अब अचानक ही एक दिन मेरा रिश्ता काफी अमीर घर से आया। पापा बहुत खुश हुए। मम्मी भी काफी खुश थी। वो लोग भी पंजाब के रहने वाले थे। मेरी बहन भी काफी खुश थी। लेकिन इधर तो मेरा दिल फटने वाला हो चुका था। मेरी यह फरियाद कोई भी नहीं सुन सकता था। मेरे ये जज्बात किसी की समझ से बाहर थे और मैं उनका इजहार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर गलती से भी अपने जज्बात का इजहार किसी के आगे खोल देती तो वो दिन क़यामत का होता। मुझे अपने जज्बात का गला दबाना पड़ा था। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। सब घर वाले काफी खुश थे, पर मैं आदित्य को ही याद करके आंसू बहाती थी। सबको यही लगता था कि मैं घर से विदा होने वाली हूँ, शायद इसलिए रो रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इस लड़के को बताऊं कि मेरा रिश्ता कहीं और से आ गया है। इससे एक दफ़ा मिलना चाहती थी। यही सोचते हुए एक दिन मम्मी को कहने लगी, मुझे सहेली के यहाँ जाना है और पापा के घर आने से पहले मैं वापस आ जाऊंगी। मम्मी ने मुझे इजाज़त दे दी थी, क्योंकि अब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी। मम्मी को यही लग रहा था कि मैं शायद अपनी सहेली के साथ बाजार जा रही हूँ, लेकिन मैं जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरी मंजिल अलग थी। मैं इस कंप्यूटर एकेडमी जा रही थी। जैसे ही कंप्यूटर एकेडमी के अंदर गई तो मुझे पता चला कि वो लड़का तो कब से ही एकेडमी छोड़कर चला गया है। मेरा दिल चूर चूर हो गया था। चेहरे पर उदासी लिए मैं वैसे ही घर चली गई। मम्मी कहने लगी कि तू सहेली से मिलने गई थी और इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई। अब मम्मी को क्या बताती। मैंने भी समझौता कर लिया था और सोच लिया था कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी शादी हो गई थी। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे ससुराल में मेरा पति और इसका एक भाई था। जैसे ही मैंने अपने देवर को देखा तो मैं हैरान हो गई थी। देवर ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। जबकि अचानक ही मेरे सामने मेरा देवर चला तो मुझे मालूम हुआ कि देवर को तो कुछ नजर ही नहीं आता था। वो तो अंधा था। मुझे इस पर काफी तरस आया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि देवर का बचपन में काफी सख्त एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो देख नहीं सका। इसने अपने भाई के लिए काफी इलाज करवाया था, लेकिन उसका इलाज ना हो सका। मुझे अब पति के साथ देवर का भी ख्याल रखना पड़ता था। मैं अपने देवर को अपना छोटा भाई ही समझती थी और इसका दिल से ख्याल रखती थी, क्योंकि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरा देवर काफी मासूम था। मैं इसे कभी कभी तंग करती थी कि मैं अपनी देवरानी काफी प्यारी लाऊंगी और इसकी जोड़ी काफी सजेगी, तो मेरा देवर शर्मा जाता था। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ काफी अच्छी चल रही थी और मैं आज भी आदित्य को भूल नहीं सकती थी। जब भी मुझे इसका ख्याल आता तो मेरा दिल दुखता था। मैं उदास हो जाती थी। पति मेरे चेहरे पर उदासी देखता तो पूछने लगता कि क्या हुआ है। इसे यही लगता मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको अपने मन का बताकर किसी शक में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए उससे यही कहती थी कि बस मुझे अपने मायके की याद आ रही है। मेरी शादी को 1 माह हुआ तो मेरी बहन कहने लगी, वो मेरे घर आना चाहती है
और मेरा ससुराल देखना चाहती है। मैंने भी इसे अपने यहाँ आने की इजाज़त दे दी थी। मेरी बहन जैसे ही घर आई तो कहने लगी कि दीदी आपके तो मज़े हैं। मैं इसके कहने पर मुस्कुरा दी। अचानक जैसे ही उसकी नज़र मेरे देवर पर पड़ी जिसने काला चश्मा लगाया था, तो वो मेरे देवर का काफ़ी मजाक उड़ाने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसमें मेरी बहन की भी गलती नहीं थी। इसे यही लग रहा था कि देवर ने फैशन की वजह से चश्मा लगाया हुआ था। जैसे ही मैंने उसे बताया कि मेरा देवर अंधा है, तो वो काफ़ी शर्मिंदा हो गई। उसने मेरे सामने ही देवर से माफ़ी मांगी थी और मेरे भोले देवर इसको कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो काफ़ी अच्छा लगा था कि मेरी बहन को मेरे देवर के साथ बन गई है। कुछ देर बाद ही वो वापस चली गई थी। जब भी अपने देवर से उसकी शादी की बात करती तो वो यही कहता था कि ऐसी शादी करके किसी भी लड़की की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी। जिस लड़की की शादी होगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह नहीं चाहता था कि अपनी इस कमजोरी का किसी पर दबाव डाले। मैं उसे दिलासा देती कि ऐसी बात नहीं है। भगवान ने इंसानों को जोड़े में पैदा किया है, इसके लिए भी जरूर कोई लड़की लिखी होगी। मेरा पति जैसे ही ऑफिस से आता तो काफ़ी थका हुआ होता था। वो मुझसे कहता कि वो मुझे वक्त नहीं दे पाता, इसलिए वह मुझसे कहने लगा कि हमें घूमने फिरने के लिए कश्मीर जाना चाहिए। मैं अपने पति की यह बात सुनकर काफ़ी हैरान हो गई थी। मुझे अच्छा भी लगा था, मेरे पति को मेरी फिक्र है। हम लोग अगले दिन ही कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए थे। देवर का ख्याल रखने के लिए एक नौकर घर पर मौजूद थी, इसलिए देवर ने भी हमें कहा कि हम अपना वक्त एंजॉय करें। जैसे ही अपने पति के साथ कश्मीर की वादियों में गई, पीछे की सब भूल गई थी। मेरे दिल में इसकी कोई याद बाकी नहीं रही थी। बस मुझे यही मालूम था कि मैं हूँ और मेरे साथ मेरा पति है। हमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा बीता हुआ कल ऐसे मेरे सामने आ जाएगा। हम लोग उस वक्त कश्मीर की पहाड़ पर मौजूद थे। एक होटल था जो काफ़ी प्यारा था। दोनों खाना ऑर्डर करने लगे। मेरे पति वेटर को खाना बता रहे थे। अचानक ही मेरी नज़र सामने पड़ी। मेरा रंग उड़ चुका था, क्योंकि वो मंजर ही कुछ ऐसा था। मेरे सामने आदित्य था और इसके साथ एक लड़की थी जो काफ़ी खूबसूरत थी। आदित्य ने इस लड़की के पास अपने बाजू डाले हुए थे। वे खूबसूरत कपल लग रहे थे। आदित्य को इस लड़की के साथ इतना खुश देखकर मुझे इसकी वो बातें याद आ गई थी। इसके वादे मेरे सामने आने लगे थे जो मुझसे करता था। मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने कोई फजूल कदम नहीं उठा लिया। मम्मी पापा का मैं दिल से शुक्रिया अदा करने लगी थी कि उन्होंने मुझे किसी भी दलदल में फंसने से पहले बचा लिया था। और मैं ये जान गई थी कि मम्मी पापा अपने औलाद के लिए जो फैसला करते हैं वो फैसला बहुत अच्छा होता है। पति ने जैसे ही चुटकी बजाई तो मैं दोबारा से होश की दुनिया में आई। खाना आ चुका था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आदित्य मुझे देखे और फिर मेरे पति को भी देखे और वो कुछ ऐसी वैसी बात कर ले। मैं अपने पति को किसी भी तरह से अपनी तरफ से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए फौरन ही खाना खाकर मैंने उनसे कहा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। मुझे काफ़ी सर्दी लग रही है। पति को मेरी बहुत परवाह थी, इसलिए वो भी जल्दी से उठ गया। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र किया कि मैं किसी भी मुसीबत से बच गई। मेरे सामने आदित्य की सच्चाई आ गई थी। इस वजह से अब बहुत ही आसानी से मैं इसे भूल रही थी। मैंने दिल से उसे निकाल दिया था और सोच लिया था कि मैं अपने पति के लिए एक वफादार बीवी साबित होंगी। कश्मीर की वादियों से अपने घर आ गए, लेकिन जैसे ही घर आई तो यह देखकर हम लोग हैरान हो गए, क्योंकि देवर अपने बिस्तर पर पड़ा था जबकि मेरी बहन इसके साथ बैठी थी। मेरी बहन मुझ पर गुस्सा करने लगे कि हम कैसे भाई भाभी हैं जिन्हें अपने देवर और भाई की फिक्र ही नहीं। मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या हो गया। इसने बताया कि ये मुझसे कुछ काम था, इसलिए मेरे ससुराल आई, लेकिन सामने देवर को फर्श पर गिरे देखकर वह हैरान हो गई थी। देवर फर्श पर फिसल गया था और इसे चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो उठ न सका। मुझे इस नौकर पर भी काफी गुस्सा आया था जो बिना बताए चली गई थी। पति ने मेरी बहन का काफी शुक्रिया अदा किया कि उसने उसके भाई की जान बचाई। बहन वापस चली गई थी। इस दिन के बाद मेरा देवर
ठीक होने लगा था। लेकिन अब मेरी बहन की काफ़ी तारीफ करता था कि मेरी बहन ने इसका बहुत ख्याल रखा था और दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दी कि वो सिर्फ दिल की ही अच्छी है, लेकिन इसकी हरकतें मुझे आज भी पसंद नहीं आती थी। मैं जब भी अपने मायके जाती थी तो मेरी बहन अब भी छत पर चली जाती और मैं जानती थी कि वो छत पर उसी लड़के से बात करने जाती है। और शायद इस बार मैं गलत थी, क्योंकि एक दिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी कि इसे मेरा देवर बहुत पसंद है। यह बात सुनते ही मैं हैरान हो गई थी कि इसे भला देवर कैसे पसंद आ सकता है, जो कि अंधा है और इसे दिखाई नहीं देता। बहन ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो कहने लगी कि प्यार भी तो अंधा ही होता है। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी गुस्सा करने लगी और इससे कहने लगी कि अगर इसने मेरे देवर से शादी की तो वह जिंदगी भर उसकी सेवा करते ही गुजार देगी। इससे अच्छा है कि वह उसे लड़के से शादी कर ले जिससे वो छत पर बात करती है। बहन को जैसे ही पता चला कि मैंने इसकी आशिक को रंगे हाथों पकड़ा है, वो काफी हैरान हो गई थी। लेकिन फिर बात संभालते हुए कहने लगी कि वो तो उससे कब से दोस्ती तोड़ चुकी है। मैंने उसे कहा कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल रात भी मैंने उसे छत पर देखा था जब वो किसी से बात कर रही थी। जैसे ही मेरी बहन ने कहा कि वह इस लड़के से नहीं बल्कि मेरे देवर से बात कर रही थी तो मैं हैरान हो गई। अपनी बहन पर काफी गुस्सा आया और मैंने इससे पूछा कि वह बताए कि ये सब कब से चल रहा है। लेकिन वो कहने लगी कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, पर वो चाहती है कि इस दोस्ती को रिश्ते का नाम दे दिया जाए। मैंने उसे काफी समझाया, ऐसा करना हिमाकत है, इसे रिश्तों की कमी नहीं है, इसे भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन मेरी बहन ने जिद ही पकड़ ली थी। मुझे भी इसके बाद समझ नहीं आती थी कि वह कहाँ पैसों के पीछे पागल थी और अब इस लड़के से शादी करना चाहती है जो खुद कुछ कमाता भी नहीं था, बल्कि वह तो अंधा था। बहन की जिद के आगे मैंने हथियार डाल दिए और अपने देवर से कहने लगी कि मेरी बहन उससे शादी करना चाहती है। देवर ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो वो हैरान हो गया। उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरी बहन काफी मासूम है, वो इसे अपना दोस्त मानता है, लेकिन इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उसने देवर से शादी की तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। पर अपने देवर को समझाने लगी कि मेरी बहन ने जिद पकड़ ली है, अगर वो किसी से शादी करेगी तो वो देवर ही है। देवर भी बेबस हो गया था, जबकि सब घर वाले मान चुके थे। मेरी बहन का रिश्ता देवर से पक्का हो गया था। एक तरफ तो मैं खुश थी कि मेरी बहन मेरे ही घर आने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ मैं काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बहन का ज़िंदगी कैसा होने वाला है, इसे कितने इम्तहानों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अपनी बहन के चेहरे पर इत्मीनान देखती तो मैं हैरान हो जाती। आखिर मेरी बहन की शादी मेरे देवर से हो गई और वो मेरी देवरानी बनकर मेरे ससुराल आ गई थी। अब यह उसका भी ससुराल था। वो देवर के साथ काफी खुश थी, यह देखकर हम दोनों भी खुश हो गए थे। एक रोज वो कहने लगी कि वो देवर को कसरत के लिए ले जा रही है। मैं भी खुश हो गई और कुछ देर बाद जैसे ही वापस आई तो अचानक ही उसका बैग फर्श पर गिर गया। लेकिन उसके बैग में जितने भी पैसे थे वो सारे बाहर निकल गए। इन पैसों को देखकर तो मैं हैरत हो गई कि इतने ज़्यादा पैसे इसके पास कैसे आए। पर अचानक ही मेरी बहन ने जब वो पैसे देखे तो इसका रंग भी फीका हो गया था और मुझसे कहने लगी ये पैसे उसकी कमेटी के हैं, जो इसने कसरत के बाद वापसी पर लिए हैं। इसने बात तो बना ली थी, लेकिन मुझे इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। देवर को लेकर वापस अंदर चली गई थी। अब तो यह उसका रोज का रूटीन था। सुबह सुबह ही वो देवर को लेकर बाहर निकल जाती थी, लेकिन जैसे ही वापस आती तो वही बैग इसके हाथ में होता था, लेकिन अब वो बेहद मजबूती से बंद होता था। इस बैग को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कुछ मौजूद है, क्योंकि जब वो बाहर जाती थी तो उसका बैग काफी खाली होता था। मैं यह बात समझ न सकी। मुझे अब उस पर शक होने लगा था। मैं जानती थी मेरी बहन का दिमाग बहुत चलता था,
पुश्तैनी काम बहुत ज़्यादा करती थी। वो इस बात को नहीं समझती थी कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है। बस उसको जिस काम में अपना फ़ायदा दिखाई देता था, मेरी बहन वही काम करती थी। इसलिए मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मेरी बहन देवर के साथ कुछ फिजूल का काम ना करती हो। मैंने अपने पति को यह बात बताना मुनासिब न समझा और खुद ही ठान लिया कि इस चीज़ का पता लगाकर रहेगी। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया कि अपनी बहन का पीछा करूंगी कि देवर को लेकर कहाँ जाती है। जैसे ही वो अगले दिन देवर के साथ बाहर निकली तो मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे यही लग रहा था कि वो देवर को कसरत करवाने के लिए किसी पार्क लेकर आएगी, लेकिन वो तो जिधर जा रही थी वो एक बहुत ही पुराना बाजार था। बाजार में काफी भीड़ था। अचानक ही वो रुकी तो मैं भी रुक गई थी। अचानक मेरी नजर उसके हाथ में एक कपड़े पर पड़ी जिसने फर्श पर रखा था। इस कपड़े के ऊपर अब तो देवर को बिठा रही थी। यह अजीब हरकत देखकर तो मुझे काफी हैरानी हुई थी। न जाने वो आगे क्या करना चाहती थी। फिर उसने जल्दी ही अपने बैग से एक कागज निकाला तो वो कागज इसी दीवार पर लटका रही थी जो देवर के साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही मेरी नजर इस कागज के लिखे शब्द पर गई तो मेरी रूह कांप गई थी, जिस पर लिखा था कि अंधे की मदद करना काफी पुण्य काम है। यह लाइन जैसे ही मैंने पढ़ी तो मेरी रूह कांप गई। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी अपनी बहन ऐसी गंदी हरकत करेगी और वो भी अपने पति के साथ। अब जो लोग भी आ रहे थे और इस लाइन को पढ़कर मेरे देवर की झोली में 2-3 नोट रखे थे। यह देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैं जान गई थी देवर को इस सब का पता नहीं था, तभी वह यह सब कर रहा है। मेरी बहन देवर को वहां बिठाकर खुद आइसक्रीम खाने चली गई थी। मैं टूटे कदमों के साथ घर वापस आ गई थी। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। एक तरफ मेरा देवर था जो बहुत मासूम था और दूसरी तरफ मेरा अपना रिश्ता मेरी बहन थी जिसकी हरकत पर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही बहन वापस आई तो इसका पर्स पैसों से भरा हुआ था। मैंने बहन को काफी गुस्से से देखा था। बहन जैसे कमरे में चली गई तो मैंने देवर को अपने पास बुला लिया। देवर से पूछने लगी कि वो कसरत के लिए कहाँ जाता है। देवर कहने लगा कि वह कसरत के लिए पार्क जाता है, लेकिन इस पार्क में काफी भीड़ होता है जिसकी वजह से इसे कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए वह सड़क पर कपड़ा बिछाकर इसी जगह पर कसरत करता है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। इसने वही सब कुछ कहा जो मेरी बहन उससे कहती थी। मैंने अपने देवर को कहा कि वो मुझे माफ कर दे। मेरी बहन उसके लिए अच्छी बीवी साबित नहीं हुई। मेरा देवर हैरान हो गया, कहने लगा कि भाभी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपकी बहन तो मेरी बहुत अच्छी बीवी है, मेरा इतना ख्याल रखती है, मुझे रोज सुबह कसरत के लिए लेकर जाती है। मैंने अपने देवर को कहा कि नहीं वो तेरा ख्याल रखती, बल्कि वो तुझे कसरत पर लेकर नहीं जाती। मेरा देवर हैरान हो गया और मैंने अपने देवर को कहा कि मेरी बहन उसे पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। देवर ने जैसे ही यह बात सुनी तो हैरान हो गया। जानती थी कि मैं ये सच बोलकर और इसे सब कुछ बताकर इसका दिल तोड़ रही हूँ, लेकिन सच्चाई पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने सारा सच उसके सामने खोलकर रख दी। मेरी बहन तो इसकी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठा रही है और उसे पुराने बाजार लेकर जाती है, जिधर लोग इसे अंधा समझकर इसको पैसे देते हैं और वही पैसे मेरी बहन अपने पर्स में रख कर आती है। मेरा देवर बहुत अफसोस करने लगा था। मुझसे कहने लगा कि वो अब इस लड़की के साथ और नहीं रहेगा। अगले दिन मेरे देवर ने मेरी बहन को तलाक दे दी थी। मेरी बहन काफी रोने लगी और चिल्लाने लगी थी, कहने लगी इसका घर बर्बाद हो गया। लेकिन मैंने अपनी बहन को होश दिलाया, इसने तो अपनी नापाक चालों से ही अपना घर खुद बर्बाद किया है। मेरी बहन हैरान हो गई थी कि सारा सच मुझे कैसे मालूम है। वो अपने मायके चली गई थी। मैं उसके लिए काफी परेशान थी, पर कुछ दिन बाद ही इसका रिश्ता काफी अच्छी जगह से आया था। माँ बहुत खुश थी। वो भी पंजाब आने वाली थी। लड़की को कोई एतराज नहीं था कि वो तलाकशुदा है।
इसलिए उसकी शादी जल्दी इस लड़के से होने वाली थी। मैंने जैसे ही मम्मी की जुबान से अपने होने वाले बहनोई का नाम सुना तो मैं दोबारा से अपने अतीत में चली गई थी, क्योंकि मेरे होने वाले बहनोई का नाम आदित्य था। और जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं हैरान हो गई थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि आदित्य वो ही इंसान था जिसने मुझे धोखा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन के साथ धोखा हो, क्योंकि आदित्य की बीवी इसके साथ थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि हमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और लड़के की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लड़का काफ़ी अच्छा है। यह देखकर मैं हैरान हो गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सबको अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसने पहले मुझे धोखा दिया और वो मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहा है। यही सोचकर मैं उससे मिलने उसके घर चली गई। अचानक ही उसने मुझे देखा तो वह हैरान हो गया था। मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी कभी भी बर्बाद करने नहीं दूंगी, लेकिन इतने में ही किसी ने उसे भाई कहकर बुलाया था। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वो वही लड़की थी जो उस दिन आदित्य के साथ थी। मैं जान गई थी कि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी बहन थी। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुई थी। आदित्य भी जान गया था कि मुझे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, तभी मैं इसके पास आई हूँ। उसकी शादी मेरी बहन से हो गई थी। मैं अपनी बहन के लिए खुश थी। मैं जानती थी कि आदित्य अच्छा लड़का है, वो मेरी बहन को सारी ज़िंदगी खुश रखेगा। मेरी बहन भी अब सुधर गई थी। वो पहले वाली अब नहीं रही थी, जबकि मेरे देवर ने इरादा कर लिया था कि अब वो दोबारा से शादी करने की गलती नहीं करेगा। मुझे मालूम हुआ था कि आदित्य के मम्मी पापा का देहांत हो गया था। वह भी 6 माह पहले इस दुनिया से चले गए थे। मैं जान गई थी कि इसी वजह से आदित्य मेरे घर नहीं आया था और मैं यह बात समझती थी कि अब वो मेरा बहनोई था। इसे काफ़ी दुआएं दी थी कि यह एक दोस्ती का आगाज़ किया था। नहीं चाहती थी कि पुरानी बातों को दोहराकर अपना पाकीज़ा रिश्ता खराब कर लूं, जबकि मैं अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक थी। पर देवर को लेकर मुझे काफ़ी तरस आता था। मैं उसके लिए यही दुआ करती थी कि वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़े। मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से कोई उसे वैसा ही धोखा दे जैसा मेरी बहन ने उसके साथ किया था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।